Hi everyone, welcome to PrepSalt. Today I will discuss about the Indian political system. I hope you are all doing good. I will discuss about jurisdictions and powers of Supreme Court. माने क्षेत्राधिकार और शक्तियां जो सर्वोच्च न्यायालय की होती हैं. We will discuss about that. Okay. Let's start. The jurisdiction and powers of Supreme Court. First is original jurisdiction. First is original jurisdiction. Original jurisdictions means मूल क्षेत्राधिकार. Okay. स्टार्ट. मैंने आपका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल जो जुरिडिक्शन है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो मैं बताता हूँ. देखिए, जुरिडिक्शन एरिया कहाँ कहाँ है. वैसे तो जुरिडिक्शन एरिया पूरे समस्त जो एंटायर फुल कंट्री है, एंटायर कंट्री है, वहां पे इसका जुरिडिक्शन एरिया माना जाता है. लेकिन फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ ये कैसे कैसे कर सकते हैं. माने कि कोई डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट का, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा. पहला क्या है कि सेंटर एंड स्टेट. तो सेंटर और स्टेट का जो कोई मैटर है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आएगा. तो पहला जुरिडिक्शन क्या होगा, सेंटर एंड स्टेट. सेंटर एंड स्टेट, केंद्र एवं किसी राज्य का कोई भी जुरिडिक्शन है. अब माने कि सेंटर का एक से ज्यादा स्टेट के साथ में कोई डिस्प्यूट है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे सेंटर एंड टू और मोर स्टेट, यानी दो या दो से ज्यादा जो स्टेट हैं आपके, उनके साथ भी ये भी जो है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा. ठीक है. और थर्ड है बिटवीन टू और मोर स्टेट. ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो तब भी इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन माना जाएगा. तो पहला आता है आपका मूल क्षेत्राधिकार, जिसको हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं. ठीक है. सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड आता है आपका रिट जुरिडिक्शन. रिट जुरिडिक्शन, ठीक है, इसको हम न्यायाधीश क्षेत्राधिकार कहते हैं. रिट जुरिडिक्शन क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ा था जब अपने फंडामेंटल राइट्स आपको बताए थे, तो फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास जो है कुछ रिट्स होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट एवं साथ में हाई कोर्ट जारी कर सकता है. जिसमें मैंने बताया था आपको जो है ना मैंडेबस प्रोविजन, ठीक है, परमादेश, ठीक है, सेरिसरी, आदि जो रिट जुरिडिक्शन मैंने बताई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आती है. इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ए गारंटर एंड ए डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें हम लिख देंगे, तो द सुप्रीम कोर्ट, वन सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट the supreme court is a guarantor और डिफेंडर. ठीक है, गारंटर एंड डिफेंडर, एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका गारंटर और डिफेंडर होता है, साथ ही कस्टोडियन भी होता है. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों का ये क्या होता है, गारंटर और डिफेंडर होता है फंडामेंटल राइट्स का, सिटीजन ऑफ इंडिया. तो इसलिए ये इसका जो है ना जुरिडिक्शन में आता है. तो रिट जुरिडिक्शन यहीं से जो है ना इसका एक जुरिडिक्शन बनता है जिसका नाम है रिट जुरिडिक्शन, और इसको पावर होती है रिट जारी करने की. रिट इश्यू कर सकता है कभी भी. ठीक है, जो मैंने रिट बताई थी 6 प्रकार की जो रिट्स थी आपकी, जिसमें हेबियस कॉर्पस, ठीक है, प्रोहिबिशन, सेरिसरी वगैरह सारी आती है. ठीक है. आगे अगर हम बात करते हैं, थर्ड आता है इसका एपिलिएट जुरिडिक्शन. अपील के लिए क्षेत्राधिकार कितना है इसका वो हम बात करते हैं. तो एपिलेट जुरिडिक्शन, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है आपका सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, तो ये जो तीनों प्रकार के जो मैटर होते हैं, पहला होता है अपील कैसे कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर फंसा हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट का अगर वोलेशन हुआ, तो आप एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो फर्स्ट पॉइंट इज अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. अपील इन, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर.
तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में क्या है, आप अपील कर सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो सीधे आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सीधे जो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। दूसरा जो आपके सिविल मैटर है वहां भी कर सकते हैं, आपका सिविल डिस्प्यूट है और एक क्रम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेता है। तो अपील्स इन सिविल मैटर्स या सिविल सूट, अपील्स इन सिविल मैटर। ठीक है। तो सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल मैटर जाता है, कोई रेप केस, फांसी, सॉरी रेप केस, ठीक है, हत्या, लूट, डकैती, जितने भी आपके क्रिमिनल सूट्स होते हैं तो उनमें भी जो है लास्ट में आप सब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, तो ये इसकी क्या है, अपीलेट जुरिडिक्शन मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर जो है सुप्रीम कोर्ट एक साथ ही एक एडवाइजरी जो है बॉडी के रूप में भी काम करता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है इसका, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी माना जाता है। तो फोर्थ है इसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से कभी भी प्रेसिडेंट मानेगी कोई भी जो है मोशन या बिल बनता है आपका पार्लियामेंट में, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में। तो आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है कि वो उसको जो है एडवाइस के लिए भेज सकता है, किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, मैं आर्टिकल 143 ही लिख देता हूं। तो आर्टिकल 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो उसे सलाह लेने के लिए पावर है सुप्रीम कोर्ट। तो यहीं से क्या है, ये एडवाइजरी क्षेत्राधिकार भी इसके पास है। ठीक है। तो यहाँ से बनता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के रूप में काम करता है, किसी भी विषय पे जो है प्रेसिडेंट इससे सलाह लेता है, तो सलाहकारी निकाय भी है। और ये क्या है कि ये कुछ जो है स्टेटमेंट भी दे देता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी इश्यू पे, और वो उसका जो है ना एडवाइस मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ जुरिडिक्शन क्या है। फिफ्थ जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जितनी भी जो है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करके जितने भी जो आपके वर्डिक्ट हैं या जजमेंट्स हैं उनको भी रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम करता है। माने कि किसी भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई इश्यू चल रहा है, वहां पे कोई भी पॉइंट्स ऐसा आ जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया जाता है, उसके रिकॉर्ड से वो बातें निकाली जाती हैं और वो बताई जाती हैं। तो एज ए कोर्ट रिकॉर्ड्स भी ये कार्य करता है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट, क्या है सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो यहां ध्यान रखना आपको, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो पांचवा है आपका ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें अगर हम बात करें एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, द सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर्स, इसके पास दो शक्तियां हैं। ठीक है, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या क्या है, दो शक्तियां हैं। ठीक है, अब मैं दोनों शक्तियां में लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, यहाँ पे जगह कम है। तो दो शक्तियां कौन कौन सी हैं इसके पास, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है, इसको सारे रिकॉर्ड को ये क्या करता है, ये सिक्योर करके रखता है, यानी अपने जो अभिलेख हैं उसको सुरक्षित रखता है। तो पहला पॉइंट है एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, पहला पॉइंट क्या है, पहला है टू सिक्योर रिकॉर्ड्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट्स, वर्डिक्ट। ठीक है, कोई वर्डिक्ट दिया है वो भी रखा जाता है, वर्डिक्ट। ठीक है, एंड प्रोसीडिंग, तो पूरी जो प्रोसीडिंग होती है उसको ये रिकॉर्ड करके रखता है। तो पहला पॉइंट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, पहली पावर ये है सुप्रीम कोर्ट के पास।
दूसरा क्या है कि अगर माने कि कोई जो है ना सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट या जजमेंट का वोलेशन करता है, ठीक है, तो ये पनिश करने की पावर रखता है एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो दूसरा क्या है इसका पॉइंट, दूसरा पॉइंट है टू पनिश, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ, तो अदालत की अवहेलना के लिए ये क्या कर सकता है, ये दंडित भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था या किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये 5 जो है पावर्स मैंने बताई है, और सिक्स्थ पावर जो छठी जो पावर है, सिक्स्थ जो पावर है इसके पास, छठी पावर है इसके पास, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू ये होता है, माने कि आपका लोकसभा में कोई जो है ना कानून बनता है, कोई लेजिस्लेशन आता है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो कानून बन जाता है। उसके बनने के बाद भी फिर उसकी जो है संवैधानिकता की जांच होती है, जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण की पावर मानी जाती है। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू होता है, इसका न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। और भी सारे कोई वर्डिक्ट, हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट है या नीचे लोअर कोर्ट ने कोई जो है ना डिसीजन या जजमेंट दिया है, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसका न्यायिक पुनरीक्षण किया जाता है, देखा जा सकता है कि जजमेंट कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति होती है। ठीक है, तो ये ऐसा न्यायिक पुनरीक्षण में इसके पास पावर ये भी होते हैं कि उस कानून को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिफाइन कर सकता है, असंवैधानिक भी डिफाइन कर सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। माने कि आपके देश में कोई कानून बनता है, कानून बनने के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है, सर्वोच्च न्यायालय जाने के बाद क्या होता है, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो संविधान सम्मत है तो कानून बना रहता है, अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करता है, उसको डिनाई कर देता है कि ये संविधान संगत नहीं है। ठीक है, तो ये थी बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो है 33 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर दूसरी जगह वैकल्पिक स्थान भी चुन सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के में ये सारी बातें मैंने बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नया जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, अभी मैं ये सारा हमने यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम, केंद्र का जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ओके, लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, हेडलाइन इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, भारत के राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था क्या है। लेट मी स्टार्ट, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखिए क्या होता है कि भारत में जो है
28 स्टेट्स हैं और सभी का जो है ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडीज है, सभी के पास में सभी का ऑटोनोमस पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग कार्य करती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स और अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। कुछ विषयों पर जो है अलग से जो है कानून बनाने की शक्ति स्टेट के पास होती है। तो अभी हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पहले इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। राज्य सरकार, ठीक है। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है और राज्य में जो है इनका अपना जो है अलग एग्जीक्यूटिव सेटअप होता है और इसी के अधीन ये कार्य करते हैं। अब इसको रन कौन करता है, इसका हेड कौन माना जाता है? जैसे यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल हेड गवर्नर होता है, स्टेट की अपनी क्या होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है। क्या होती है अपनी? स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम राज्य विधायिका बोलते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है अपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्य विधायिका। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है। अब जो ये राज्य विधायिका है, जैसे माने कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट को माना जाता है, इसी तरह जो आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव है इसका हेड किसको माना जाता है? गवर्नर को। तो गवर्नर क्या होता है? गवर्नर होता है आपका, गवर्नर राज्यपाल, और इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य की विधायिका का प्रधान होता है, ठीक है। और गवर्नर को एड्स एंड एडवाइस के लिए हम क्या रखते हैं? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर माने राज्य का मुख्यमंत्री, सीएम जिसको बोलते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री। अब जो मुख्यमंत्री हैं आपके, ये क्या होते हैं? ये आपके पॉलिटिकल हेड माने जाते हैं, पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पॉलिटिकल हेड माने जाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए। जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यानी संघ की जो मंत्री परिषद होती है, वो एड एंड एडवाइस देने के लिए होती है, किसके लिए? चीफ प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे स्टेट की भी अपनी जो है ना मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती है, एक मंत्री परिषद होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको जो है ऐड करने के, एडवाइस करने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो राज्य के की जो मंत्री परिषद होती है, और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता एडवाइज एंड असिस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर को सलाह देने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका जो फंक्शंस है, इसको हम ऐसे समझेंगे, जो फंक्शन है हमारे, इधर ले लेते हैं। तो फंक्शंस को रन करने के लिए हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल, ठीक है। अब जो ये राज्य विधानमंडल है, ठीक है, तो ये तो हुई आपकी एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब क्या है कि जैसे यूनियन जुडिशरी होती है, इसी तरह स्टेट के पास भी अपना अलग से जुडिशियल विकल्प होता है, जुडिशियल ऑप्शन होता है, ठीक है। उस जुडिशियल ऑप्शन में अगर हम बात करें जुडिशरी की, स्टेट किसके जुरिडिक्शन में आएगा, तो यहाँ पे हम जुडिशरी की भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो जुडिशरी में एक या एक से अधिक स्टेट के लिए हमारे पास हाई कोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स, जिनको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय, ठीक है। और ये हाई कोर्ट से नीचे जो आपके कोर्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स।
अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसमें आपके जो है कौन कौन से आते हैं, माने कि जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी इसी के अंदर में आते हैं। ठीक है, फैमिली कोर्ट, फला ढिमका, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं सभी हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं। और हाई कोर्ट्स जो है ना मेजर अथॉरिटी होती है आपकी स्टेट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये था एक पूरा चार्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव को समझने का। हम जो है ना अलग अलग सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना ये राज्यपाल, राज्यपाल के बाद चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ऐसे ही हम जो फंक्शंस में हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो है ना जो जुडिशियरी है, हाई कोर्ट्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, राज्यपाल से, नहीं गवर्नर से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव का पूरा एक चार्ट है। इससे आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडियन स्टेट में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नर। ओके, लेट मी स्टार्ट। We will study about the governors of a state. First is governor. माने राज्यपाल। ठीक है, अब राज्यपाल के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो राज्यपाल है क्या, देखिए आपका जो संविधान का भाग 6 है, भाग 6 आपका जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। वहीं पे आर्टिकल 153 से आपका ये स्टार्ट होता है और आपका 167 तक गवर्नर के बारे में बताया गया है। तो आपका जो भाग है पार्ट 6, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 153 से 167 तक, आर्टिकल 153 टू 167 तक आपका गवर्नर के बारे में बताया गया, यानी कि गवर्नर के कार्य, उसकी अपॉइंटमेंट्स, उसके बारे में सब कुछ जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी बात करता हूं, आर्टिकल 153 क्या कहता है। आर्टिकल 153 कहता है, आर्टिकल 153 कहता है अनुच्छेद 153 के अनुसार, यानी आर्टिकल 1 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 153, ठीक है, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, यानी राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। तो लिख देते हैं, देयर शैल बी ए गवर्नर, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। तो ये तो 153 कहता है। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए लिख देते हैं कैसे की जाती है, थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उसके बारे में जो है आपका आर्टिकल 155 में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर के बारे में बताया गया है। अब क्या होता है कि गवर्नर जो होता है, एक लिखित जो पत्र होता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक लिखित पत्र होता है, उसके द्वारा गवर्नर की ज्वाइनिंग हो जाती है। ये एज ए ज्वाइनिंग होता है, नियुक्त हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
कैसे, इसको लिखेंगे द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंट, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट shall be appointed by the president, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सभी जानते हैं, बट बाय वारंट अंडर हिज सील, ठीक है, उसके पत्र पर लगी हुई एक मोहर के द्वारा, बाय वारंट हिज सील, ठीक है, बाय वारंट हिज सील, ठीक है। तो इसको ऐसे कहेंगे, सो दैट द गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीधे सीधे शब्दों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनेटेड एजेंट होता है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नियुक्ति तो इसकी जो है प्रेसिडेंट ही करता है, बट होता क्या है कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है, ताकि ये जो है ना राज्य सरकार पर रूल्स एंड रेगुलेशन देख सके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये बातें हैं आपकी गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, एक लिखित पत्र पर अपनी मुहर लगाकर जो है वो नियुक्ति कर देते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त हो जाता है आपका गवर्नर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर ही किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को गवर्नर नियुक्त करने के लिए लेटर देती थी, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सील और साइन कर देता है, वो गवर्नर बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ए गवर्नर। क्वालिफिकेशंस ऑफ ए गवर्नर, तो गवर्नर की जो योग्यता है वो क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो योग्यता वही होती है जो मैं बार बार बताता हूं, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहले वाली लिख देते हैं, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको उत्तर प्रदेश का गवर्नर नियुक्त होना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके भारत के किसी भी राज्य का कहीं का भी जो है ना आपको नागरिक होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नर बनना चाह रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप कहीं भी निवास करते हैं, कहीं भी रहते हैं, ठीक है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया, भले ही आप अमेरिका में रहते हैं तब भी आप गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर उसकी एज की बात करें तो उसने कम से कम जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ही शुड हैव कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35, तो उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरा रूट ये है। तो ये दो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हैं, उसने जो है ये दो चीजें धारण की। दूसरा क्या है कि वो किसी भी सदन का, माने कि आपका लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधायिका में कहीं पे भी जो है ना वो मेंबर्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ऐसे लिख देते हैं, ही शुड बी he should not be member of any house, कौन कौन से हाउस हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले अपर हाउस, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद वो जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, ठीक है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कुछ स्टेट में, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी वो यूनियन में जो है जो पार्लियामेंट है वहां पे मेंबर नहीं होना चाहिए, और जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव है यहाँ पे भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। ये उसकी जो है कंडीशंस है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो गवर्नर है। गवर्नर मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं।
तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नर का जो चैप्टर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे टर्म्स ऑफ ए गवर्नर, यानी गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है और पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नर के, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।